हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ कैसे आया और किस तरह के जो कमिटीज़ हैं उन्होंने रेकमेंड किया, कितने सारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो हमारे लिए कैसे इम्पॉर्टेंट है, और साथ ही साथ फंडामेंटल ड्यूटीज़ और फंडामेंटल राइट्स में क्या डिफरेंसेस हैं उनके बारे में भी हम समझेंगे। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। सबसे पहले दोस्तों जानते हैं कि ड्यूटीज़ हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, सभी राइट्स के बारे में बात करते हैं। किसी भी देश के अंदर रहते हैं तो वहाँ के नागरिक हमेशा राइट्स के बारे में बात करते हैं, लेकिन दोस्तों हमारे कुछ ऐसी ड्यूटीज़ भी हैं जो फंडामेंटल हैं और ये मस्ट है परफॉर्म करना। अगर हम अपने ड्यूटीज़ को परफॉर्म करेंगे तभी हमारा यहाँ पे जो है एक देश के जो नागरिक हैं वो कहलाएंगे। तो जितने भी सारे हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं आज हम उन सभी को वन बाय वन यहाँ कवर करने वाले हैं। ये एक तरह का मोरल ऑब्लिगेशंस है सभी सिटीजन्स ऑफ द कंट्री के लिए, ताकि एक स्पिरिट ऑफ पैट्रियटिज्म को प्रमोट किया जाए एंड यूनिटी ऑफ इंडिया को अपहोल्ड किया जाए। दोस्तों, ये सारे ड्यूटीज़ जो है वो पार्ट नंबर 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किए गए हैं। आइए दोस्तों जानते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड कुछ बातें। सबसे पहले दोस्तों ये जो है हमारे पार्ट 4A आर्टिकल 15(1)A में कवर किया गया है। इसे जो हमारे कंट्री ने अडॉप्ट किया है उसका इंस्पिरेशन मिला है यूएसएसआर से। दोस्तों ये 42nd अमेंडमेंट 1976 के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया है। आर्टिकल 51A में रिकमेंड किया गया है स्वरान सिंह कमेटी के द्वारा। में जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ थे वो टोटल 10 थे, लेकिन अभी जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है उनकी संख्या 11 हो चुकी है। जो 11th ड्यूटीज़ है वो ऐड किया गया है बाय 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002। आइए दोस्तों जानते हैं नेचर ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। ऐसे कोई डायरेक्ट प्रोविज़न हमारे संविधान में मेंशन नहीं किए गए हैं फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ दिस ड्यूटीज़, और कोई लीगल सैंक्शन भी प्रोवाइड नहीं किया गया है टू प्रिवेंट वायलेशन ऑफ दिस ड्यूटीज़। ये ड्यूटीज़ सिर्फ ऑब्लिगेटरी नेचर के हैं। दोस्तों ये सवाल आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि आखिर क्या रीज़न है कि इन सभी ड्यूटीज़ को इन्फॉर्सेबल नहीं बनाया गया है। क्योंकि भारत देश की मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो इलिटरेट है, उनके पास ये अवेयरनेस ही नहीं है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस है। और इस सिचुएशन में, इस सिनेरियो में अगर हम हर किसी पे लीगल सैंक्शन लगाएंगे तो कहीं ना कहीं एक केओस और हरासमेंट उत्पन्न होगा लोगों के अमोंग में। तो दोस्तों इसे लीगली इन्फॉर्सेबल नहीं कराया गया है, बस ये ऑब्लिगेटरी नेचर का है। आइए दोस्तों जानते हैं कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। पहला हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। दोस्तों हमें हर हाल में अपने संविधान के लिए अबाइड रहना है, अपने जो आइडियल्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको रिस्पेक्ट देना है, जो हमारा राष्ट्रीय झंडा है और नेशनल एंथम उनकी रिस्पेक्ट करनी है। हमारा दूसरा फंडामेंटल ड्यूटी है फॉलो आइडियल्स ऑफ द फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल। दोस्तों उन सभी नॉवेल आइडियल्स को चेरिश करना है एंड फॉलो करना है जिनके कारण इंस्पिरेशन मिली थी हमारे नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम के लिए। दोस्तों हमारा थर्ड पॉइंट है प्रोटेक्ट सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। दोस्तों ये भी हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है कि हम अपने देश के सॉवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करें। दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज व्हेन कॉल्ड अपॉन, यानी हमें हर हाल में अपने देश की रक्षा करनी है और नेशनल सर्विस के लिए कभी पीछे नहीं हटना है। स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, हमें हारमोनी को प्रमोट करना है और स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड को भी। दोस्तों भारत में कई तरह के लोग हैं, अलग अलग डाइवर्सिटीज़ हैं, रिलीजियस, लिंग्विस्टिक, रीजनल, सेक्शनल डाइवर्सिटीज़ हैं, लेकिन दोस्तों हमें इन डाइवर्सिटीज़ के बावजूद भी एक ब्रदरहुड की भावनाएं होनी चाहिए। दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्रिजर्व कॉम्पोजिट कल्चर, यानी हमारे जो रिच हेरिटेज हैं उनको वैल्यू करना है, उनको प्रिजर्व करना है। प्रिजर्व नेचुरल इन्वायरमेंट, दोस्तों हमारे जो नेचुरल इन्वायरमेंट है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उन्हें प्रोटेक्ट करना, इम्प्रूव करना हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है, जैसे फॉरेस्ट, लेक, रिवर, वाइल्ड लाइफ एंड लिविंग क्रिएचर्स की देखभाल करना। दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, हमें साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी को भी डेवलप करना चाहिए।
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी। हमें पब्लिक प्रॉपर्टी को भी सेफगार्ड करना चाहिए और वायलेंस से दूर रहना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस। दोस्तों हमें हमेशा एक्सीलेंस के टुवर्ड्स स्ट्राइव करना चाहिए सभी स्फेयर्स में, चाहे वो इंडिविजुअल हो या कलेक्टिव एक्टिविटी हो, ताकि हमारा नेशन कॉन्स्टेंटली राइज करे और हायर लेवल्स ऑफ अचीवमेंट को प्राप्त करे। दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ड्यूटी फॉर ऑल पेरेंट्स या गार्जियंस टू सेंड देयर चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 years टू स्कूल। तो जो भी पेरेंट हैं या गार्जियन हैं उनके लिए फंडामेंटल ड्यूटी है कि वो अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराए अपने बच्चों को, अपने चाइल्ड को। जो बच्चे 6 वर्ष से लेकर के 14 years तक के हैं उन्हें शिक्षा प्रोवाइड करवाए। दोस्तों हमने पहले ही समझ लिया है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को क्यों नहीं इन्फोर्सिबल कराया गया है, और जो केओस है, हरासमेंट होंगे अमॉन्ग पीपल, क्योंकि यहाँ पे आधी आबादी जो है हमारे भारत देश में, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इलिटरेट है, उनमें अवेयरनेस नहीं है फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लेकर के। ऐसे में वो हमेशा गड़बड़ कर सकते हैं जब तक अवेयरनेस नहीं आ जाता है दोस्तों, इसे लीगली इन्फोर्सिबल नहीं कराया गया है। दोस्तों आइए जानते हैं प्रोसेस के बारे में कि कैसे फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका है। तो दोस्तों 1976 में स्वराज सिंह कमेटी फॉर्म किया गया था ताकि कुछ प्रपोजल्स फॉर्मुलेट किए जाएं और उसे संविधान में इंक्लूड किया जाए, कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ को, कुछ ऑब्लिगेशंस को, और हर एक व्यक्ति, भारत का जो हर एक नागरिक है वो ओबे करे टू द नेशन। तो ये जो ज़रूरत है, जो नेसेसिटी है, इसको फील किया गया था जब इंटरनल इमरजेंसी जो 1975 में लगाया गया था दोस्तों, उसी टाइम में ये फील किया गया था कि नहीं, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो कमिटी ने रिकमेंड किया था कि हमें एक सेपरेट चैप्टर बनाना चाहिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ के ऊपर में संविधान में, एंड जो सिटीजन्स ऑफ द कंट्री है उस पर स्ट्रेस करेगा, और वो कॉन्शियस रहेंगे कि नहीं, हमें हमारा फंडामेंटल राइट्स तो हैं ही, लेकिन हम जो है ड्यूटीज़ को भी अच्छे से परफॉर्म करें। तो नवंबर 1976 में जो बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट है, दैट इज़ लोकसभा एंड राज्यसभा, उन्होंने पास कर दिया 42nd अमेंडमेंट को। ये अमेंडमेंट के थ्रू एक नया पार्ट ऐड हुआ जिसे हम बोलते हैं पार्ट 4A टू द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें एक न्यू फंडामेंटल ड्यूटीज़ चैप्टर ऐड हुआ था, जिसमें पहले 10 ड्यूटीज़ थे ओरिजिनली, लेकिन 2002 में एक और ड्यूटी को ऐड किया गया था इस लिस्ट के अंदर में। ये कहा गया था कि हर एक जो सिटीजन है, जो कि पेरेंट हैं या गार्जियन है, उनको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना चाहिए, अपने बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 years। दोस्तों ये ड्यूटीज़ को क्यों लाया गया, क्या इंपॉर्टेंस है फंडामेंटल ड्यूटीज़ का? तो ये ड्यूटीज़ जो है वो ड्राफ्ट किया गया था मोरल, एथिकल एंड कल्चरल कोड ऑफ कंडक्ट के बेसिस पे, जो भारत के हर एक नागरिक को फॉलो करना चाहिए एंड प्रोटेक्ट करना चाहिए देश की इंटीग्रिटी, यूनिटी एंड सॉवरेनिटी को। दोस्तों ये ड्यूटीज़ हमेशा एक रिमाइंडर दिलाता रहेगा जो हमारे हमारे सिटीजन्स हैं उनको, कि हमें एक फ्री, हेल्दी एंड रिस्पॉन्सिबल सोसाइटी बनाना चाहिए और किसी भी एंटी सोशल एक्टिविटीज़ में इंडल्ज नहीं होना चाहिए। तो हमारे जैसे कंट्री, डेमोक्रेटिक कंट्री जैसे भारत देश है, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि सभी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को फॉलो किए जाने चाहिए सिटीजन्स के द्वारा, एंड साथ ही साथ ऐसे कार्य करने चाहिए जो देश के कल्चरल हार्मनी को प्रमोट करे, देश की इंटीग्रिटी के लिए काम करे। तो जो हमारा लास्ट फंडामेंटल ड्यूटी है जिसमें शिक्षा की बात की गई है, जो 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष के बच्चे हैं उन्हें शिक्षा दी जानी चाहिए। इससे सेफगार्ड होगा ह्यूमन राइट्स, और ये बहुत बड़ा स्टेप भी है टुवर्ड द एबोलिशन ऑफ सोशल इनजस्टिस जो कि समाज में प्रिवेलेंट हो रहा था। दोस्तों इन्वायरमेंट के लिए भी हमारा जो है एक फंडामेंटल ड्यूटी है, क्योंकि हम काफ़ी सारे कुछ अपने इन्वायरमेंट से लेते हैं और हमारा पूरा लाइफ ही डिपेंडेंट है अपॉन इन्वायरमेंट। तो ये एक कंसर्न का भी कॉज है, सिर्फ इंडियंस के लिए ही नहीं बल्कि ह्यूमैनिटी के लिए भी। हम अपने रिसोर्सेज को रेकलेसली यूज़ कर लेते हैं दोस्तों, ऐसे एक्टिविटीज़ करते हैं जिससे हमारा इन्वायरमेंट डिग्रेड हो रहा है। इन सारे एक्टिविटीज़ पे हमें कंट्रोल करना चाहिए, और हमें अपने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को बहुत ही सच्चे मन से, ईमानदारी से निभाने चाहिए।